हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना द्रव्यमान क्षति ना पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग को वास्तव में तो देखना है नाभ की ऊर्जा ये नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, ये पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा है रेडियो एक्टिवता ना, उसे हम लोग कर लेते हैं। तो इसको कहीं कहीं जैसे पहले तो पूरा एक चैप्टर, जैसे आपका जो साइड बुक होगा उसमें रेडियो धर्मिता करके पूरा एक चैप्टर ही होता है, लेकिन अब आपका सिलेबस में बहुत कम कर दिया है। इसको बस एक दो हेडिंग छोटा सा इसका पढ़ना है। क्या होता है रेडियो एक्टिवता, थोड़ा समझ लो। जैसे कुछ प्रकृति में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से, जैसे मान लो कि एक है आपका यूरेनियम, यूरेनियम नाम सुने हो ना, यूरेनियम 238, ठीक है। ये ऐसा पदार्थ है कि इसमें से अपने आप देखा गया कि कुछ ऐसे किरणें जो स्वतः हमेशा लगातार इससे किरणें उत्सर्जित होती रहती। यूरेनियम 238 ये एक ऐसा पदार्थ है कि इससे देखा गया कि कुछ किरणें अपने आप ही स्वतः उत्सर्जित होती रहती। इन किरणों को बोला गया अल्फा किरण ना, अल्फा किरण, बीटा किरण, फिर गामा किरण। जरूरी नहीं सब इसी से निकले, केवल एक ही पदार्थ हो, ऐसे और पदार्थ प्रकृति में हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे स्वतः ही अपने मन से अल्फा किरणें, बीटा, मतलब बिना कुछ किए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि आप इस पे कुछ किसी से रिएक्शन करा रहे हो तब ऐसा निकल रहा है। अपने आप एक पदार्थ रखा है, इस पदार्थ से कुछ किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें अपने आप ही निकलती रहती है। तो ये जो किरणें, इन किरणों को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। कैसी किरणें? रेडियो एक्टिव किरणें। और ये जो घटना है, कौन सी घटना? अपने आप अल्फा, बीटा, गामा किरणों का निकलना, इसी घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिवता ना, रेडियो एक्टिवता। और ये जो पदार्थ है जिससे ये निकल रहा है किरणें, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव तत्व ना, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रकृति में कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिनसे स्वतः ही अपने मन से ही अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इन किरणों को बिक्यूरल किरणें कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक, बिक्यूरल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, इन्होंने 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम ये चीज देखा था। तो उसका सर्वप्रथम, सीधी सी बात है, जो सबसे पहले देखा गया उसी के नाम पे बहुत सारा चीज पड़ा रहता है। तो सबसे पहले बिक्यूरल ने ये चीज का अध्ययन किया था, ये चीज आप जरूर किया था। इसलिए इन किरणों को, अल्फा, बीटा, गामा किरणों को हम लोग का क्या बोल देते हैं? बिक्यूरल किरणें भी बोल देते हैं। तो इन किरणों को हम लोग रेडियो एक्टिव किरणें या बिक्यूरल किरणें कहते हैं। देखो, अल्फा किरण आप तो जानते हो, अल्फा किरण का मतलब क्या है? जैसे अगर जिसमें से अल्फा किरण निकलता है उसको हम बोलते हैं अल्फा क्षय। क्या बोलते हैं? अल्फा क्षय। जिसमें से विकिरण किरण निकलता है, विकिरण किरण निकलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा क्षय। और गामा किरण को निकलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा क्षय। ठीक है। अल्फा क्षय में क्या होता है कि अल्फा किरणें निकलती है। और अल्फा के बारे में आपको पता है, अल्फा क्या होता है? हीलियम का नाभिक, 2He4 का नाभिक होता है। और बीटा किरण जो होता है, बीटा क्षय में क्या होता है? बीटा किरणें निकलती रहती हैं। और बीटा किरणें कौन सी किरणें हैं? बीटा किरणें का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और कहीं कभी पॉजिट्रॉन भी निकलता है। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखो, जो पॉजिट्रॉन होता है इस पर तो जो इसका द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है। पॉजिट्रॉन ऐसा किरण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है लेकिन पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होता है। और इसके विपरीत जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही धन आवेश इस पे होता है। बात समझ में आ रहा है? द्रव्यमान दोनों का सेम है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन पॉजिट्रॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट है, यानी जितना इस पे ऋण आवेश होता है उतना इस पे माइनस आवेश। तो बीटा क्षय में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता रहता है। और गामा क्षय में क्या होता है? इसमें किसी कण का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी लगभग 100 के मतलब किलो जूल का इतना लगभग ऊर्जा। ये अच्छा खासा ऊर्जा है,
बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी कण का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें अपार मात्रा में यानी अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो तीन प्रकार का क्षय, एक अल्फा क्षय, एक बीटा क्षय, एक गामा क्षय। अल्फा क्षय में क्या होता है, हीलियम का यानी हीलियम 2He4 का नाभिक यानी अल्फा कण उत्सर्जित होता है। बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और गामा क्षय में किसी प्रकार के कण का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो बस इतना ही हमको देखना है इसमें। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ रेडियो एक्टिविटी। एनसीईआरटी का बुक किसी के पास नहीं है? और मोबाइल में तो एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करेगा। चलो हेडिंग डालो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी लिखो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेक्रुअल ने सन 1896 ईस्वी में देखा कि यूरेनियम तथा इनके कुछ लवणों से अदृश्य किरणें और अदृश्य किरणें में कौन कौन सी किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें। यानी ये तीनों अदृश्य का मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको देख ही नहीं पाओगे, सीधी बात है, अपने नॉर्मल आंख से नहीं देख पाओगे। नॉर्मल आंख से हम लोग केवल सिर्फ दृश्य प्रकाश को देख पाते हैं ना। तो अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं, स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं, होती रहती है। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। बेकुरल किरणें कहते हैं। बेकुरल किरणें तथा इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता। इस घटना को रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ यानी जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप निकलती रहती हैं, तथा ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ या तत्व कहते हैं। अगर यहाँ पर आप ऐसे पदार्थ लिखोगे तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलोगे, ऐसे तत्व अगर यहाँ पर भी आप तत्व बोलोगे तो फिर यहाँ पर भी आप रेडियो एक्टिव तत्व लिखोगे। आप जो भी लिखना दोनों सही है, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है। और इन किरणों की एक विशेषता होती है, जैसे देखो आपका पढ़ते हो ना पारदर्शी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ में आप क्या पढ़ते हो, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार जा सके, निकल सके। अपारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार ना निकल सके। लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होती है, यानी जो रेडियो एक्टिव किरणें होती है, अल्फा किरणें बीटा किरणें गामा किरणें, इनकी खासियत है कि यह अपारदर्शी पदार्थ के भी एक पार से दूसरी पार जा सकती है। यानी इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। भेदन क्षमता यानी भेदन क्षमता समझ रहे हो ना, भेद को जाने अंदर जाना। तो जो आपका दृश्य प्रकाश होता है उसका भेदन क्षमता उतना नहीं होता, इसलिए वो अपारदर्शी के एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकता है। लेकिन इनकी भेदन क्षमता अधिक होने के कारण ये अपारदर्शी पदार्थ को भी पार कर जाती हैं। तो आप पैरा चेंज करके ये पार्ट भी लिख लेना कि ये किरणें
अपारदर्शी पदार्थ को भी पार कर जाती हैं, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है। प्रकृति में तीन प्रकार का रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। पहला अल्फा क्षय। अल्फा क्षय के बारे में थोड़ा बहुत लिख ले। इसमें क्या होते हैं अल्फा क्षय में? इसमें अल्फा कणों यानी 2He4 का नाभिक ना, इसमें अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है ना। दूसरा आपका कौन सा क्षय है? बीटा क्षय। बीटा क्षय में क्या होता है? बीटा क्षय में क्या होता है? हाँ, बीटा कण यानी बीटा कण किससे मिलकर बनाता है? यानी इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन के बारे में आपको क्या बताया हमने? आवेश तो द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन जो आवेश होता है वो किसके विपरीत होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो लिखो इसमें यानी बीटा क्षय में इसमें इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए कोष्ठक में आप लिख लेना पॉजिट्रॉन, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, किंतु आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि कोष्ठक यहां से है ना, तो लैंग्वेज इसी की तो आगे कंटिन्यू होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये तो हमने केवल कोष्ठक में क्या बताया है? पॉजिट्रॉन के बारे में बताया है। यहां से यहां तक जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये केवल पॉजिट्रॉन के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है कि जो पॉजिट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तीसरा क्षय आपका कौन सा है? गामा क्षय ना। गामा क्षय में क्या होता है? किसी प्रकार के कणों का उत्सर्जन नहीं होता है। गामा क्षय में सिर्फ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आप लिखो इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अत्यधिक ऊर्जा, और लगभग कितना? 100 किलो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, यहां पर लगभग का सिंबल बना लेना, का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आप इतना कॉपी कर लो, फिर इसके लिए हम एक रिएक्शन दे दें, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्या लेके चले? 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। इससे क्या होता है? 90 थोरियम का सिंबल TH होता है ना। देखो और देख लो, इससे एक चीज और, क्योंकि इनको थोरियम का द्रव्यमान, अब हर चीज का द्रव्यमान याद हो, सीधा 118 तत्व है, सबका द्रव्यमान याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो कैसे? आप इससे 2He4 भी निकलता है, यानी अल्फा कण निकला ना, अल्फा कण निकला। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि देखो 92, क्योंकि आपको पता है परमाणु क्रमांक जितना पहले था 92, तो कुल मिला के परमाणु क्रमांक उतना ही होने वाला है। तो देखो पहले 92 परमाणु क्रमांक है, तो 90 इसका है, तो 2 इसका हो जाएगा, 90 2 92 हुआ कि नहीं हुआ? यानी टोटल द्रव्यमान बराबर है।
अब सॉरी परमाणु क्रमांक बराबर है, अब द्रव्यमान भी तो बराबर होना है, तो इसका द्रव्यमान अगर 4 है तो इसका द्रव्यमान अब कितना बचेगा 234। फिर ये जो आपका 90 थोरियम 234 है, ये आगे पैलेडियम यानी पी, और लेकिन पैलेडियम का द्रव्यमान एटॉमिक नंबर कितना होता है 91 ना, 91 पी, लेकिन हमें नहीं पता है कि इसका मास कितना होगा, तो इसके साथ आपका -1 बीटा जीरो ये क्या है पॉजिट्रॉन, और कुछ ऊर्जा भी आपका मिलेगा। अब बताओ इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा फिर ऊपर 2 से, क्योंकि इसका तो 0 है ना, अगर ये 0 है तो यानी 2 से 34 होगा, तभी तो मिलके पूरा बैलेंस होगा। तो यानी यहां से क्या हुआ पैलेडियम निकला, लेकिन साथ में क्या निकला आपका बीटा कण यानी पॉजिट्रॉन निकला है, यहां से अल्फा कणों का उत्सर्जन हुआ है। तो यही तो घटना आपका रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है कि जो आपका यूरेनियम है इससे लगातार कहीं अल्फा कण, फिर इससे आपका बीटा कण ये निकलता रहता है। तो यही घटना हमारा क्या कहलाता है रेडियो एक्टिवता। किसी भी तत्व से स्वतः अल्फा कण बीटा कण गामा कण इन जो कणों का उत्सर्जन होता है, इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। इसका खोज बेकुरेल ने किया था, इसलिए इसको बेकुरेल किरणें भी कहते हैं। और ये जो घटना हो रही है अल्फा बीटा गामा किरणों निकलने का, इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और जिस तत्व से जिस पदार्थ से ये घटना हो रही है यानी जिससे अल्फा बीटा गामा कण निकल रही है, उस पदार्थ या तत्व को रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो आप ये रिएक्शन नोट करो, आगे बात करें। यहां पर आप ना प्लस ऐसे करके थोड़ा म्यू बार लिख लेना। म्यू बार का मतलब इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, यानी मतलब ये ऊर्जा का सिंबल है एक प्रकार का ना। सीधी सी बात है, आप अभी तक द्रव्यमान क्षति ये सब पढ़े, कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का द्रव्यमान का लॉस होगा, यानी कहने मतलब इस घटना में हल्का फुल्का ऊर्जा भी तो मिलेगा, तो वो ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एंटी न्यूट्रिनो इसे हम लोग कहते हैं। देखो आप पहले एक हेडिंग आपने पढ़ा है कि नाभिकीय ऊर्जा ना, वहां पर आपने क्या पढ़ा है कि जब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की घटना होती है तो वहां पर आपको क्या होती है ऊर्जा मिलती है। तो उसी ऊर्जा को आपने क्या बोला है नाभिकीय ऊर्जा। तो हम वहां पर थोड़ा सा नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन थोड़ा सा पढ़े थे, हम कहे बाद में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग लगाओ अब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। नाम से स्पष्ट है क्या कि नाभिक टूट रहा होगा, विखंडित हो रहा होगा। तो यानी अब नाभिक टूट के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, हाँ दो अलग अलग नाभिक, दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाएगा। जैसे अब देखो यहां पर समझो, वहां पर आपको शायद हल्का बताए भी थे कि अगर जैसे मान लो यही आपका कोई एक नाभिक है, अब नाभिक का विखंडन होगा कैसे, ऐसा तो है नहीं कि ये वैसे बैठा है तो टूट जाएगा अपने आप ही सोता। पहली बात तो ये थोड़ा कम अस्थायी नाभिक होते हैं। कम अस्थायी नाभिक का मतलब सीधी सी बात है उतना ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर कहीं ऊर्जा पाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी अधिक अस्थायी वाले नाभिक में टूटने का प्रयास करेंगे। और ऊर्जा का मतलब यहाँ पर हम ऊर्जा के रूप में क्या देते हैं न्यूट्रॉन 0n1। न्यूट्रॉन का तो यही सिंबल होता है ना, ये जो ऊपर होता है उसके मास को रिप्रेजेंट करता है, नीचे उसके परमाणु क्रमांक यानी आवेश को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका आवेश कितना है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और उसका मास 1 होता है। यूनिट के हिसाब से बात करते हैं हम लोग। जैसे भी आपने इलेक्ट्रॉन देखा था ना, तो सॉरी ये प्रोटॉन इसके पहले जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब देखते हो तो ऊपर जो होता है वो मास को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है। इसीलिए तो हम लोग जब परमाणु के द्रव्यमान का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग नगण्य मान लेते हैं और वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग लेके चलते हैं। तो फिलहाल तो जब कोई भी एक न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे 0n1 से, किसी को दिक्कत नहीं है ना। जब कोई एक न्यूट्रॉन आके इस किसी भी परमाणु पे कम अस्थायी वाले परमाणु पड़ेगा तो ये जो परमाणु होगा ये आपका क्या होगा 2 पार्ट में टूट जाएगा। और इसी घटना को और जब 2 पार्ट में टूटेगा तो आपको पता है कुछ न कुछ तो द्रव्यमान का लॉस होगा ही होगा, और जो द्रव्यमान क्षति होगा उसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा कुछ न कुछ ऊर्जा मिलेगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा कि एक कम अस्थायी वाला नाभिक 2 या 2 से अधिक अस्थायी वाले नाभिकों में क्या हो जाता है वियोजित हो जाता है। लेकिन इस घटना में सिर्फ 2 नाभिक और ऊर्जा ही नहीं मिलते हैं, साथ में हमको 3 न्यूट्रॉन भी मिलते हैं ना, 0n1 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 3 न्यूट्रॉन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब खुद आप सोचो कि अगर ये आपका, क्योंकि अगर केवल एक परमाणु होगा तो बस इतना होके रुक जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर पूरा जैसे इतना 1 ग्राम ले लिए, 2 ग्राम यूरेनियम
चलो इसको मान लेते हैं, ये आपका क्या है, यूरेनियम है। 92 यूरेनियम 2 से 38, लेकिन हम यहाँ पर इसका समस्थानिक लेके चलेंगे 2 से 35। समस्थानिक पढ़ चुके हो ना, समस्थानिक भी होते हैं। तो 92 यूरेनियम समस्थानिक का जैसे बात करें तो अगर एक केवल 92 यूरेनियम 2 से 35 का परमाणु लोगे तो ये घटना होकर रुक जाएगा। लेकिन अगर 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम यूरेनियम ले लो तब उसमें तो बहुत सारे परमाणु रहेंगे, एक दो तो परमाणु रहेंगे नहीं, बहुत सारे परमाणु रहेंगे। कितने परमाणु रहेंगे भी हम लोग कल एक क्वेश्चन किए थे परमाणु की संख्या निकालने के लिए। तो अगर उसमें बहुत सारे परमाणु है तो एक परमाणु की वियोजन से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एक ही न्यूट्रॉन एक परमाणु को वियोजित करने के लिए काफी है, तो यहां पर तो 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये तीनों न्यूट्रॉन और सारे परमाणु को वियोजित करेंगे। फिर जैसे ये और कितने को वियोजित करेंगे? एक न्यूट्रॉन एक परमाणु को वियोजित करा, ये दूसरा न्यूट्रॉन दूसरे परमाणु को फिर जाके वियोजित करेगा, तीसरा न्यूट्रॉन तीसरे परमाणु को वियोजित करेगा। एक परमाणु के टूटने पर कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। तो फिर यहां से ये परमाणु टूटेगा, अलग परमाणु है, तो वहां से फिर 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर यहां से भी 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर यहां से भी 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। बाकी ये भी यूरेनियम का जो नाभिक है ये 2 अलग अलग नाभिकों में टूट जाएगा, ये यूरेनियम का नाभिक भी अलग अलग नाभिकों में टूट जाएगा, यहां से भी अलग अलग नाभिकों में टूट जाएगा। और साथ में आपको क्या मिलता है? ऊर्जा। तो साथ में सब में ऊर्जा मिलेगी। फिर यहां से ये जो तीनों न्यूट्रॉन है अलग परमाणु को वियोजित करेंगे, ये तीनों न्यूट्रॉन दूसरे परमाणु को वियोजित करेगा, ये तीनों न्यूट्रॉन अलग परमाणु को वियोजित करेगा। यानी लगातार इस प्रकार से आपका अलग सभी परमाणु टूटता टूटता ये कब तक होता रहेगा? जब तक उसमें जितने भी यूरेनियम है सभी टूट ना जाए। यानी ये लगातार रिएक्शन चलता रहेगा। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि यहां पर देखो एक श्रृंखला बन गया कि नहीं बन गया, चैन बन गया कि नहीं बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या पढ़ेंगे? अब क्या बोलेंगे? श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। अब श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की थी। सबसे पहले आपने नाभिकीय विखंडन समझा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? कोई एक नाभिक होगा, उस पे जैसे आके एक न्यूट्रॉन पड़ेगा तो वो नाभिक 2 नाभिकों में वियोजित हो जाएगा। जब 2 नाभिकों में वियोजित होगा साथ में उससे 3 लगभग औसतन 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और साथ में कुछ ऊर्जा भी निकलता है। ठीक है। अब ये 3 अगर केवल एक परमाणु होगा तो यहीं तक आपका रिएक्शन आके बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम जितना भी आप परमाणु ले लिए, 1 किलो 2 किलो जितना भी आपने मान लो यूरेनियम परमाणु लिया है, तो उतने द्रव्यमान में तो बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे। एक आपने एक न्यूट्रॉन डाला, एक न्यूट्रॉन एक परमाणु को वियोजित किया, तो उस एक परमाणु को वियोजित करने से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब वो 3 न्यूट्रॉन बाकी वहां पर तो बहुत सारे परमाणु हैं, वो तीनों न्यूट्रॉन अलग अलग परमाणु को जाके हिट करेंगे, फिर वहां से लगातार ऐसा वियोजन हो, और ये वियोजन तब तक होता रहेगा जब तक जितने भी परमाणु है सब खत्म ना हो जाए। तो नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का होता है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब जो एक परमाणु से 3 न्यूट्रॉन औसतन 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं अगले 3 परमाणु को, फिर वो उससे जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो सभी अगले को ऐसे ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो इस प्रकार आपको एक श्रृंखला मिल जाएगी अभिक्रिया की। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। अब श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। नियंत्रित का मतलब क्या है? कंट्रोल होगा, और अनियंत्रित मतलब जो हाँ पर कंट्रोल सिस्टम ना होता है। तो यानी अगर किसी कृत्रिम विधि से कुछ ऐसा हम उसमें उपाय कर दे कि यहाँ पर जो 3 न्यूट्रॉन हो रहे हैं, देखिए एक परमाणु टूटा तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकला नहीं निकला, तो अगर हम ऐसा कर दे कि 2 न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर दें, केवल आगे एक ही न्यूट्रॉन जाके परमाणु को वियोजित कर पाए, तो आपका रिएक्शन कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां से देखो एक परमाणु वियोजित हुआ, यहां से 3 न्यूट्रॉन निकला, तो 2 न्यूट्रॉन को हम किसी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, बस 1 न्यूट्रॉन आगे जा पाएगा। यानी अब 1 न्यूट्रॉन कितने परमाणु को वियोजित करेगा? सिर्फ 1 को वियोजित कर पाएगा। और जब 3 निकलते तो 3 को वियोजित करा, फिर वो 3 त्रिका 9 को, फिर 9 त्रिक 27 ऐसे लगातार बढ़ता जाता। तो उससे क्या होगा? आपको बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, और वो जो ऊर्जा होती है वो विध्वंसकारी ऊर्जा होगी, उसका आप बहुत अच्छे काम में उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर पाओ, आपको एक कंट्रोल मात्रा में ऊर्जा मिलती रहेगी। यानी एक आपने 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया किसी प्रकार से, तो 1 न्यूट्रॉन बचा। अब वो 1 न्यूट्रॉन सिर्फ एक परमाणु को वियोजित करेगा, तो अब जब वो एक परमाणु को वियोजित करेगा फिर से उससे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, उसमें से फिर आप 2 को अवशोषित कर लो, केवल 1 जाके आगे कंट्रोल कर पाए। तो यानी आपका जो रिएक्शन होगा कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर भी देखो श्रृंखला बनता रहेगा, एक वियोजित किया, फिर अगला वियोजित किया, फिर अगला वियोजित किया, फिर अगला वियोजित किया, लेकिन जो 3 निकल उसमें से 2 रोक ले रहे हैं, केवल 1 जाके वियोजित कर पा रहा है। तो ये कंट्रोल आपने कर पाया रिएक्शन को। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अगर तीनों जाके जितने निकल रहे हैं सब जितना मन पा नहीं पा रहा है उतना वियोजित कर पाए तब, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें जो ऊर्जा मिलता है उसका आप लाभकारी काम में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मिलेगा वो विध्वंसकारी ऊर्जा का बहुत अपार मात्रा में आपको ऊर्जा मिलेगा, उसका प्रयोग हमेशा जैसे परमाणु बम,
ना, परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि वहां पर जितना है पूरा छोड़ दिया गया, अपना पूरा जब तक खत्म होना तब तक अपना फटता फूटता रहे, पूरा साफ कर दे, यही तो होता है ना। तो उसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मनमानी ढंग से उसमें पूरा आपका जितने पर न्यूट्रॉन निकलते हैं सब परमाणु को विजित करते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन बस इतना ही पढ़ना हमको। नाभिकीय विखंडन का परिभाषा, नाभिकीय विखंडन में कौन सी अभिक्रिया होती है? श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या लिखोगे? जब कोई एक नाभिक दो या अधिक नाभिकों में वियोजित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप फिगर बनाना है तो बना सकते हो ऐसे। मान लो कि ये आपका क्या था, एक नाभिक था ना? और हम लोग इसको किसका नाभिक मान रहे हैं? 92 यूरेनियम 235। इस पे एक न्यूट्रॉन आके पड़ा 0n1, और क्या किया वास्तव में, देखो आप कहीं कहीं बुक पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ आपको इस तरीके से फिगर मिलता है। बात समझ आ रहा है ना? जैसे अगर आप इसको जोड़ दो पूरा एक नाभिक बन जाएगा। जब इस पे न्यूट्रॉन पड़ेगा, देखो ये नाभिक दो पार्ट में टूटा ना, तो इसमें से जो एक पार्ट आएगा ये एक पार्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, और एक दूसरा आपको नाभिक मिलेगा। तो इसमें हमको एक बेरियम मिलता है और दूसरा हमको क्या मिलता है, क्रिप्टन ना। यहाँ पर जब 92 यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन होता है तो हमको दो पदार्थ मिलता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टन। अभी बनाना मत इसको, आपको समझो भी। इसमें से फिर और एक्स्ट्रा हमको क्या मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन यानी 0n1 0n1 0n1, और प्लस और कुछ मिलेगा, ऊर्जा भी तो मिलेगा। अरे द्रव्यमान का कुछ ना कुछ तो क्षति हुआ होगा, तो हमको साथ में क्या मिलेगा, कुछ ऊर्जा मिलेगा। तो फाइनली आप ये मत बनाओ, आप ये बना लो केवल इतना। 92 बना हुआ, 92 यूरेनियम 235, ये दो पार्ट में टूटा। एक नाभिक आपको बेरियम मिलेगा और दूसरा नाभिक आपको क्रिप्टन मिलेगा, और प्लस ऊर्जा। इसका रिएक्शन लिखना होगा तो बताओ कैसे लिखोगे। 92 यूरेनियम 235, इससे आपको क्या मिला, बेरियम मिला प्लस क्रिप्टन मिला। बेरियम का मास कितना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो क्रिप्टन का 36 ना, और बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है 56। इसका मास होता है 144 और क्रिप्टन का कितना होता है 89। ठीक, मिलता है 3 न्यूट्रॉन मिलता है, 3 न्यूट्रॉन ना, 3 0n1। चलो, और कुछ ऊर्जा भी मिलता है, ऊर्जा भी लिख लेना प्लस। अभी ऊर्जा कितना में हमको निकालना है, जैसे अभी आपने द्रव्यमान क्षति निकाला पूरी उस मेथड से फिर इसका करना है। तो आप पहले ये रिएक्शन लिखो। अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में, यानी किस रिएक्शन में, रिएक्शन बोलो 92 यूरेनियम 235, ये जो नाभिक है दो नाभिक में टूटता है, एक बेरियम के और एक क्रिप्टन की। बेरियम का परमाणु क्रमांक 144, क्रिप्टन का और 89, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। तो हमें पता करना है कि इस रिएक्शन में, यानी जो नाभिकीय विखंडन हुआ, नाभिकीय विखंडन कैसे हो रहा है, यूरेनियम का नाभिक दो नाभिकों में टूट गया और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट मिले, वो अलग बात है। तो कितना ऊर्जा मिलेगा हमें ये निकालना है। तो ऊर्जा कितना मिलेगा आप देख लो, इधर का टोटल द्रव्यमान कितना है,
और आप देख लो इधर का टोटल द्रव्यमान कितना है। तो जितना द्रव्यमान में क्षति हुआ होगा उसी की तुल्य हम लोग ऊर्जा निकालना जानते हैं। तो पहले आप पता करो यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 की द्रव्यमान कितना होगा, और द्रव्यमान निकालने का बात पता है आपको। अरे इधर का द्रव्यमान प्लस, अभी कल ऐसा रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको देखो 92 यूरेनियम 235 का एक्चुअल द्रव्यमान दिया रहेगा, इसका द्रव्यमान आपको पता रहेगा, इसका द्रव्यमान आपको पता रहेगा ना। तो हम लोग अभी लिख लेते हैं बस अपना देख के, जब आपको आएगा कि इस रिएक्शन में ऊर्जा का लाश निकाली, जैसे कल भी एक क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे यही रिएक्शन दे देगा उस क्वेश्चन की जगह। वहां पर आप ख्याल करो क्यों लिखे थे, तो यहाँ पर क्यू ना देके यहाँ पर ऊर्जा दे दिया, या ही क्यों ही दे दिया, तो आपको क्यों निकालना है तो कैसे, लेकिन वहां पर फिर आपको दिया रहेगा 92 यूरेनियम 235 ना, इसका द्रव्यमान दिया रहेगा, फिर 56 बेरियम 144 इसका भी द्रव्यमान दिया रहेगा, फिर 36 क्रिप्टन 89 का भी द्रव्यमान दिया रहेगा, और प्लस 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया रहेगा, यानी 0n1 का द्रव्यमान। तो ध्यान से देखो 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान होता है 235.00573 AMU। ये द्रव्यमान कितना होता है 0n1 का द्रव्यमान, 0n1 का द्रव्यमान है 1.00893 AMU। फिर बेरियम का द्रव्यमान है 143.8713 AMU, और क्रिप्टन का द्रव्यमान है 88.9023 AMU। तो आपको ये द्रव्यमान वहां पर दिया रहेगा, जैसे भी तक देखो जितने भी क्वेश्चन क्यों ये सब आपको दिया रहता था ना, तो वैसे ही ये सब आपको दिया रहेगा। तो आप केवल पता कर लो इधर कितना द्रव्यमान है, उधर टोटल कितना द्रव्यमान है। इधर का द्रव्यमान तुमको पता ही है, इतना ही है, केवल आप इधर का द्रव्यमान पता, यानी 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टन 189 प्लस 30n1 का द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा, बेरियम का द्रव्यमान कितना है 143.8713 प्लस क्रिप्टन का द्रव्यमान कितना है 88.9023 प्लस 3 गुणे, क्योंकि 1 न्यूटन का द्रव्यमान कितना है पता है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं ना, तो 3 गुणे 1.00893। तो आपको ये टोटल जोड़ना है, तो जोड़ो इधर 143.8713 फिर 88.9023, और यहाँ पर जब 3 का गुणा करोगे 3 त्रिक का 9 ना, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक है, सब में 4 ही अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद 5 अंक होने का मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, तो 3 त्रिक का 9 9 फिर 9 त्रिक 27 8 त्रिक 24 2 26 की 6 से लगा 2, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 और 3 इक्के 3, ठीक है। तो ये जब टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 9 7 3 10 3 13 3 हाथ से लगाएगा 6 2 8 1 9 9 1 10 7 2 9 1 10 8 8 16 17 17 1 18 की 8 से लगाए 8 2 10 1 11 3 14 14 1 15 फिर 8 4 12 1 13 और यहाँ पर 2, यानी ये टोटल द्रव्यमान कितना आया 235.8039 AMU, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पर करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जब न्यूट्रॉन आके पड़ा है तभी तो आपका यूरेनियम का विखंडन हुआ है, यानी जो इसके पहले आप रिएक्शन लिखे थे वहां पर बस आप प्लस आगे 0n1 भी कर लेना। तो बताओ इधर का टोटल द्रव्यमान इतना आया है और आप इधर का द्रव्यमान निकालो, यानी 0n1 प्लस 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान, तो ये कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन का द्रव्यमान आपको सवाल में ही दिया कितना 1.00893 प्लस 92 यूरेनियम 235 का द्रव्यमान कितना है 235.0000573। तो जब टोटल ऐड करोगे दशमलव के बाद इसमें 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, तो जब टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा 3 3 6 7 7 14 15 16 की 6 हाथ से लगा 1, फिर 8 5 13 14 की 4 हाथ से लगा 1, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 और ये तो दशमलव ही है ना, यहाँ पर दशमलव, तो फिर 5 1 6 हो जाएगा, 0.623 मतलब 236.0146, ठीक है। तो आप देखो अब तो इधर का द्रव्यमान यानी इधर इतना द्रव्यमान था और इधर ये सब मिलके इतना ही द्रव्यमान आ रहा है, यानी द्रव्यमान में लास्ट में देखो यहाँ पर 236 समथिंग है, यहाँ पर 235 इतना है, तो कुछ तो द्रव्यमान में कमी हुआ। तो द्रव्यमान में कमी यानी डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति निकालोगे तो द्रव्यमान में कमी, यहाँ पर इसको द्रव्यमान क्षति बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान क्षति हम तब बोलते हैं जब
एक ही परमाणु होता है और उस द्रव्यमान क्षति क्या होता है, एक ही परमाणु का एक्चुअल द्रव्यमान कुछ कम होता है, तो वहां पर जो द्रव्यमान में कमी आती है उसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति ना बोल के इसको द्रव्यमान में केवल अंतर बोल देते हैं। तो इधर का द्रव्यमान इतना है और इधर ये तीनों मिलकर इतना द्रव्यमान आ रहा है, तो अगर द्रव्यमान में अंतर निकालना तो कैसे निकालो, इसमें से इसको घटा दोगे, यानी 236.0146 माइनस 235.8003 तो घटाओगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक है ना, तो 6 में से 9 यानी 16, तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर बचा कितना 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, फिर यहाँ पर 3 बचा, नहीं सॉरी यहाँ पर पूरा 4 बचा, 4 में से 0 घटाओगे 4 ही आएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 8 घटाना है तो ये 6 उधर जाके 10, 10 में से 8 घटाओ कितना हो जाएगा 2 दशमलव, और इधर आपका क्या बचेगा, और इधर तो केवल 235 बचा, 235 में 235 घटाओ 0 आ जाएगा। यानी इतने एएमयू का क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होता है। इस अभिक्रिया में इतने एएमयू का द्रव्यमान में अंतर आता है। तो हमको निकालना है ऊर्जा, कितनी ऊर्जा मिल रही होगी, तो इस ऊर्जा के करेस्पॉन्डिंग जितनी ऊर्जा आएगी, इस द्रव्यमान के करेस्पॉन्डिंग जितनी ऊर्जा आएगी उतना ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हमको पता है 1 एएमयू से कितना ऊर्जा मिलता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलता है। तो इतने एएमयू से हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इतना काफी करो, फिर इसके आगे कैलकुलेट करें। आपको क्वेश्चन मतलब पेपर में ये वैल्यू दिया रहेगा, अगर ये रिएक्शन देगा तो आपको ये वैल्यू सब दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इसे अब कॉपी कर चुके होगे। अब देखो ये तो क्योंकि हमें पता है कि इतना एएमयू का ऊर्जा द्रव्यमान में अंतर आ रहा है, तो हमें पता है कि 1 एएमयू में अगर द्रव्यमान में अंतर आएगा, क्योंकि द्रव्यमान भाई कंजर्व है, अगर द्रव्यमान का लॉस होगा तो ऊर्जा बनेगा। तो चूंकि 1 एएमयू की तुल्य ऊर्जा, 1 एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इंप्लाइज दैट 0.0 इसको सीधा केवल 0.21 लिख दें, इतना 3 जीरो लिखने का कोई बहुत विशेष मतलब है नहीं, 21427 इतने एएमयू के तुल्य ऊर्जा, इतने एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 931 गुणे 0.21 0.21427, और लगभग आप जब ये गुणा करोगे तो आपको लगभग 200 ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा मिलेगी। यानी 92 यूरेनियम के जब एक परमाणु का द्रव्यमान क्षति होता है, कितने परमाणु का, एक परमाणु का, आपने केवल एक ही परमाणु लेके चला रिएक्शन में ना, 92 यूरेनियम का केवल एक परमाणु लेके चले थे, तो अगर उसके एक परमाणु का नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे आपको लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती। अगर हम लोग 1 ग्राम यूरेनियम ले ले तब, क्योंकि जब आप 1 ग्राम यूरेनियम लोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप पता कर लो कि 1 ग्राम यूरेनियम में, यानी 92 यूरेनियम 235 ना, यही तो लेके चले हैं, 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 में कितने परमाणु आएंगे, क्योंकि एक परमाणु से कितना ऊर्जा मिल रहा है तो हमको पता चल गया ना, 1 ग्राम में कितने परमाणु आएंगे बस इतना पता कर लो। और 1 ग्राम में परमाणु कैसे निकालोगे, मोल सबसे पहले पता कर लो इतने में मोल कितने हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हो, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार मोलर मास, यही तो लिखते हो, तो मोलर मास 235 है, इतना मोल हुआ, और एक मोल में 6.022 गुणे 1023 परमाणु होते हैं, तो इतने मोल में इतना गुणे इतने परमाणु आ जाएगा। तो एक परमाणु से ऊर्जा कितना मिलता है, 200, इतने परमाणु से कितना ऊर्जा मिलेगा, इतना गुणे 200। तो आप लिखो 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। अब ध्यान से देखो, हम यहां पर पूरा निकालेंगे नहीं, सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल कितना हो जाएगा 1 ग्राम में, 1/235 कितना मोल आया, और अब इतने मोल में कितने परमाणु आएगा ये पता करोगे, तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए गुणे 6.022 गुणे 1023 करोगे, और एक परमाणु से इतना ऊर्जा मिला है तो इतने परमाणु से ऊर्जा निकालने के लिए, यानी इसी में आप गुणा कर दो कितने का, लगभग 200 का। और जब ये पूरा गुणा भाग करोगे तो आपका ये लगभग आ जाएगा 5.12 गुणे 1023 के आसपास से आएगा ना, ये गुणे 2 से यहीं पर अपना बगल में ही लिख लेना, स्पेस नहीं, तो लगभग इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी अगर 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 का विस्फोट करा दिया जाए, यानी उसका नाभिकीय विखंडन हो, तो आपको इतना ऊर्जा मिलेगी। और इस ऊर्जा को फील करने के लिए हम थोड़ा समझते हैं, जैसे ये ऊर्जा उस ऊर्जा के बराबर है कि 20 टन, टन का मतलब समझते हो ना,
द्रव्यमान मापने का एक इकाई है टन। तो अगर 20 टन TNT का मतलब क्या है कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, इसका पूरा नाम टोल्यूइन नाम सुने कि नहीं सुने हो, कहीं ना कहीं तो टोल्यूइन का नाम सुने होगे। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में TNT लिख देते। तो अगर 20 टन TNT का विस्फोट कराओगे तो आपको लगभग इतनी ही ऊर्जा मिलती है। यानी 20 टन TNT के विस्फोट से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी सिर्फ 1 ग्राम बानवे यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन से आपको ऊर्जा मिलती है। तो आप उसके नीचे लिखना है तो आप लिख सकते हो, पहले आप इतना कॉपी भी करते रहो, फिर उसके नीचे आप लिखना कि यह ऊर्जा 20 टन TNT के विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा के तुल्य है। तो अंदाजा लगा पा रहे हो कि नाभ के विखंडन में कितना अच्छा खासा ऊर्जा मिलता होगा। ठीक है, सिर्फ समझ लो कहां उसका 1 ग्राम और कहां इसका 20 टन। करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं ये क्या था। अभी तो हमने केवल ये देखा कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और नाभिकीय विखंडन में हम लोग एक झलक लिए कि लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है ना। तो अब हम देखते हैं कि, क्योंकि आपको पता है कि नाभिकीय विखंडन में कौन सी अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और श्रृंखला अभिक्रिया कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, एक नियंत्रित और एक, तो आप हेडिंग लगाओ नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हो, अभी आपको बताया ना कि जब एक आपका यूरेनियम का नाभिक है, इस पे कोई भी 1 न्यूट्रॉन आके पड़ेगा, तो आप लोग जब जो शुरुआत में आप फिगर बनाए थे वहां पर ख्याल करो, आप ऐसे बनाए थे कि आपका 92 यूरेनियम 235 था। इससे आपको क्या मिला, 2, एक बेरियम का नाभिक मिला था और एक क्रिप्टन का, और साथ में इससे आपको क्या मिले, 3 न्यूट्रॉन, 0n1 0n1 0n1, और प्लस आपको क्या मिली है, ऊर्जा। यही फिगर बनाते सबसे पहले ना नाभिकीय विखंडन में। तो वहां पर आप शायद इस तीर के ऊपर 0n1 नहीं लिखिए, तो वहां पर आप इस तीर के ऊपर 0n1 लिख लेना, क्योंकि जब तक न्यूट्रॉन आके इस पे पड़ेगा नहीं, हिट नहीं होगा तब तक, क्योंकि इसको विखंडित होने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा हम लोग किस रूप में देते हैं, न्यूट्रॉन के रूप में ऊर्जा देते हैं। तो जब न्यूट्रॉन आके इस पे पड़ेगा तभी जाके ये नाभिक का क्या होगा, विखंडन होगा, और ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो यानी नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक के विखंडन के, यानी एक यूरेनियम के विखंडन से हमें औसतन कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे, और इस 3 न्यूट्रॉन, जब ये तीनों न्यूट्रॉन आगे विखंडन करेंगे तो वहां से हमको टोटल कितने न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, 9। और ये तीनों मिलकर 3 नाभिक को विखंडन करेंगे, यहाँ से फिर 3 मिलेंगे, यहाँ से फिर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि एक विखंडन से हमको औसतन 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों न्यूट्रॉन फिर 3 विखंडन करेंगे, फिर वहां से हमको औसतन 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब फिर वो 9 न्यूट्रॉन आगे फिर विखंडन करेंगे, यानी इस प्रकार से आपको क्या मिलेगी, एक श्रृंखला ना मिलती जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। तो चलो आप लिखो, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में एक न्यूट्रॉन से 1 92 यूरेनियम 235 का। अब देखो एक पार्ट यहीं पर रोकना, जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा 92 यूरेनियम 235 का ही विखंडन करें, हम और किसी भी का विखंडन कर सकते हैं, किसी, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में जरूरी नहीं केवल इसी का विखंडन हो ना, बस कोई भी एक नाभिक किसी 2 नाभिक में टूट जाए। तो इसलिए अब हम लोग फिर इससे बचेंगे कि 92 यूरेनियम 235 से लगभग बचेंगे लिखने के लिए। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में 1 न्यूट्रॉन से औसतन कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, औसतन 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, औसतन 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते। ये 3 न्यूट्रॉन, इन तीनों न्यूट्रॉनों के, इन तीनों न्यूट्रॉनों के फिर से विखंडन करने पर, फिर से
नाभिक का विखंडन करने पर, नाभिक का विखंडन करने पर कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे? 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। फिर ये 9 न्यूट्रॉन आगे नाभिक का विखंडन करेंगे, नाभिक का विखंडन करेंगे। इस प्रकार विखंडन की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, श्रृंखला प्राप्त होती है। इसे ही विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक रफली फिगर बनाना है तो आप बना लो। ये 92 यूरेनियम 235 है, इसमें 1 न्यूट्रॉन आके पड़ा, तो ये 2 नाभिकों में टूटा, एक आपका बेरियम हुआ और एक आपका क्रिप्टन हुआ, और इससे आपको कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन फिर जाके 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे, तो यहाँ से भी फिर आपको 2 नाभिक मिलेंगे। अगर ये 92 यूरेनियम ही होगा तो आपको 2 नाभिक मिलेगा ना, और प्लस फिर आपको क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, 0n1 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 0n1। ठीक है, अब आप श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 ना, तो आप लिखो श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नहीं, हेडिंग नहीं है ना, ये तो लाइन है, अब इसके बाद हेडिंग पड़ेगा। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक, पहला कौन सा है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होती है? हम लोग कृत्रिम विधि द्वारा किसी 2 न्यूट्रॉन को रोक देते हैं, सिर्फ ऐसा करते हैं कि एक ही न्यूट्रॉन आगे जाके विखंडित कर पाए। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया लिखना, इसमें कृत्रिम विधि द्वारा इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है, इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि 2 न्यूट्रॉन रुक जाएं, या 2 न्यूट्रॉन, या ऐसे लिख लो सिर्फ 1 न्यूट्रॉन नियंत्रण किया जाता है कि सिर्फ 1 न्यूट्रॉन ही आगे विखंडन कर पाते हैं, कि सिर्फ 1 ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए, आगे विखंडन कर पाए। और जब ये न्यूट्रॉन आगे विखंडन करेगा तो कितना न्यूट्रॉन निकलेगा? फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर उसको कंट्रोल कर लेंगे और 1 ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। यानी लगातार आप बस ऐसे ही करते रहोगे, सिर्फ 1 न्यूट्रॉन ही आगे विखंडन करते जाए। यानी यहाँ पर आपने क्या किया? जो अभिक्रिया की दर है उसको आपने नियत कर दिया, कंट्रोल कर दिया। अरे अनियंत्रित होता तो फिर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, लगातार 1 से 3, 3 से 9, 9 से फिर 9 3 27, 27 या फिर ऐसे से आपका बढ़ता रहता। यानी यहाँ पर आपने क्या किया? अभिक्रिया की दर को कंट्रोल कर दिया। तो इस लाइन को भी आप मेंशन कर दो। इस प्रकार
इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को नियंत्रित कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता। और जब अभिक्रिया आपका नियंत्रित रहेगा तो एक फिक्स मात्रा में आप ऊर्जा मिलेगा, और इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? लाभकारी कार्यों में फिर कर सकेंगे। तो आप ये लाइन में भी आंसर कर लेना। इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का, इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का लाभकारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है, लाभकारी कार्यों में प्रयोग या उपयोग किया जाता है। दूसरा अभिक्रिया आपका क्या कौन सा है? अनियंत्रित श्रृंखला। तो आप हेडिंग डालो दूसरा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में प्राप्त सभी न्यूट्रॉन आगे विखंडन करते हैं, आगे विखंडन करते ना, और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है, संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में विध्वंसकारी ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम में इसी अभिक्रिया यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है, तो आएगा दो लाइन अपने मन से बना के दोनों के बारे में लिख सकते हो ना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका विखंडन कंप्लीट हुआ। हमको एक देखना है संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो आप अगला हेडिंग लगाओ, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा होगा? दो नाभिक जुड़ रहे होंगे। विखंडन में एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटा, संलयन में क्या होगा? दो या दो से अधिक नाभिक जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ा, इसमें क्या हुआ था? किसी नाभिक पे जाके एक न्यूट्रॉन आके गिरा था, तब जाके नाभिक दो नाभिकों में टूटा था। लेकिन यहां पर क्या है? अब संलयित होना है, तो दो नाभिक तो अपने आप कैसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता है ना। तो वहां पर क्या होगा? जब दो नाभिक अत्यंत तीव्र गति से चल रहे होंगे और आके एक दूसरे संयुक्त होते हैं, तब वो जुड़ते हैं। आसान मारा है ना। यानी नाभिकीय संलयन में क्या होगा? जब तीव्रगामी यानी बहुत अत्यधिक गति से गति कर रहे दो नाभिक एक दूसरे को संयुक्त होकर एक नया नाभिक बना लेते, तो यही जो घटना होगी, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय। तो जब दोनों एक दूसरे से, सीधी सी बात है, जब भाई टच करेंगे मतलब टक्कर करेंगे, और संयुक्त होकर जब नया नाभिक बनाएंगे, जब टक्कर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान का लॉस होगा उस प्रक्रिया में। यानी उस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मिलता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों प्रक्रिया में हमको ऊर्जा मिलता है। और जो सूर्य है, सूर्य से जो आपको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो ऊर्जा क्यों मिलती है?
इन्हीं दोनों घटनाओं की वजह से, क्योंकि सूर्य में नाभिक की विखंडन भी होता है और नाभिक की संलयन, लगातार उसमें दो नाभिक जुड़ के एक नया नाभिक बना रहा होगा, फिर एक नया नाभिक टूट के दो अलग नाभिक बना रहे होगा, तो इस तरीके से आपका चलता रहता है ना। तो आप हेडिंग डालो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। जब दो या अधिक नाभिक, दो या अधिक तीव्र गतिमान नाभिक, तीव्र गतिमान नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में भी है ना अपार मात्रा में लिख लेना, इस प्रक्रिया में भी अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन लिख लो, पहले दो ड्यूटीरियम का नाभिक संलयित होके एक टाइट्रियम का नाभिक और एक प्रोटॉन बनाता है, और साथ में आपको लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। अब फिर यहाँ पर जो टाइट्रियम का नाभिक है तो 1s2 से संयोग करके 2He4 बनाता है, और कितना 3 2 5 द्रव्यमान बचा है, तो यहाँ पर 4 है, यानी भी एक द्रव्यमान आपको मिलेगा, यानी लगभग 1 न्यूटन भी आपको मिलेगा ना। और आपको इस प्रक्रिया में लगभग 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती। अगर आप इन दोनों को फाइनल करके देखो तो 1s3 इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा कितना 1H2 प्लस 2H2, मतलब ऐसे लिख देना 2 1s2। बात समझ आ रहा है ना। इससे आपको क्या मिला है 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 और टोटल माने 1 न्यूटन, और टोटल कितना ऊर्जा मिला 17/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलता। ये मत लिखना, ये वाला फाइनल मत लिखना, आप सिर्फ यही दोनों रिएक्शन लिखना। ठीक है, ये तो हम समझने के लिए, मतलब ये दोनों मिलके आप हीलियम का नाभिक तो बन रहा है नहीं बन रहा है नए उत्पाद के रूप में, तो पहले आप रिएक्शन लिखो, फिर हम 2 लाइन कमेंट करना। ये रिएक्शन आप मत लिखना, आप सिर्फ यही दोनों रिएक्शन लिखना। उसके नीचे आप कमेंट कर लो कि देखो ये वास्तव में 1s2 1s2 ये मिलकर आप इसको 3s2 3 ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 1s2। अरे 2 बार 1s2 है, ये भी तो 1s2 ही है, तो ये एक 1s2 है, तो 2 1s2 मिलकर 3 ही तो हो जाएगा। ये भी ड्यूटीरियम है, ये भी ड्यूटीरियम है, लेकिन यहाँ पर हमको नाभिक लेना है, तो ड्यूटीरियम के नाभिक को क्या कहते हैं ड्यूट्रॉन, प्रोटियम के नाभिक को प्रोटॉन, ड्यूटीरियम के नाभिक को ड्यूट्रॉन, टाइटेनियम के नाभिक को टाइट्रॉन कहते हैं। तो ये भी ड्यूट्रॉन का मतलब ड्यूट्रॉन इसे बोल सकते हो, क्योंकि नाभिक का बात यहाँ पर करना है, ये भी आपका ड्यूट्रॉन है। तो 2 ड्यूट्रॉन मिलकर 1 ड्यूट्रॉन माने 3 ड्यूट्रॉन हुआ, तो 3 ड्यूट्रॉन मिलकर आपको क्या बताया, यानी 3 ड्यूटीरियम का नाभिक, ऐसे ही बोल सकते हो, 3 ड्यूट्रॉन बोल दो या 3 ड्यूटीरियम का नाभिक। तो 3 ड्यूटीरियम का नाभिक मिलकर आपको क्या मिला अल्फा कण हीलियम। अरे हीलियम का नाभिक मिलता है ना, और साथ में हमको लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो आप उसके नीचे एक लाइन कमेंट करना कि अतः 3 ड्यूटीरियम का नाभिक मिलके 3 ड्यूटीरियम का नाभिक, ड्यूटीरियम का नाभिक मिलकर 2He4 का नाभिक
बनाता है, बनाता है। था कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है? फाइनल कुल ऊर्जा बताओ टोटल। 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन पूरा कंप्लीट हुआ। तो एक आपका हेडिंग बचा है सौर ऊर्जा, उसको आप खुद से अपना पढ़ लेना ना, ये समझ में आ जाएगा, तो उसे आप स्वयं से कर लेना। तो फिर आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर आपका होगा अर्धचालक, उसे हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।